हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे सी शार्प प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सी शार्प डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज से हम देख रहे हैं सी शार्प के अंदर फाइल हैंडलिंग, फाइल इनपुट आउटपुट। ठीक है, मतलब फाइल हैंडलिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, फाइल आईओ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो देखो, फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम से एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपको ये फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट हम करते क्यों है, इसका मकसद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखो, हमारे पास होता क्या है, हम एक सी शार्प का प्रोग्राम बनाते हैं, और सी शार्प के प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, और बहुत सारी हमारे पास क्या होती हैं, कोड होता है। ठीक है, तो ये जब भी हम सी शार्प प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट स्टोर कहाँ पे होता है, ये स्टोर होता है हमारी हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मैं विजुअल स्टूडियो के अंदर अगर सी शार्प प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर विजुअल स्टूडियो का एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स का एक फोल्डर होता है। ठीक है, फिर वहां पे जाके हमारे सारे सी शार्प के प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं। ठीक है, तो मतलब जब भी हम कोई एक सी शार्प का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वो जो प्रोग्राम है वो फिजिकली कहाँ पे स्टोर होता है, वो फिजिकली स्टोर होता है हमारी हार्ड डिस्क के अंदर। और हमें पता है कि हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है, हार्ड डिस्क को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई, देखो, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आपकी एक ऐसी मेमोरी होती है, ठीक है, जिसके अंदर अगर कोई डेटा स्टोर है तो पावर फेलियर हो जाने के बाद भी हमारा डेटा उस मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, मतलब जिस तरह हमारे पास हार्ड डिस्क है, सी ड्राइव हो गई, डी ड्राइव हो गई, ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं, हार्ड डिस्क के अंदर आ जाती हैं। और हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसका मतलब अगर आपका कोई डेटा हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है और अगर आपकी लाइट चली जाए, ठीक है, मतलब आपने कुछ डेटा हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया है और उसके बाद आपकी लाइट चली जाती है या पावर फेलियर हो जाता है, अचानक आपका पीसी बंद हो जाता है या लैपटॉप बंद हो जाता है, तो उस केस में भी आपके पास हार्ड डिस्क का डेटा सेव रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, मतलब हार्ड डिस्क का डेटा आपके पास लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, मतलब अगर लाइट चली जाए, आपका पीसी बंद हो जाए, तो इस चीज से आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर जब भी आप सी शार्प प्रोग्राम बनाते हो तो वो फिजिकली कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर, और हार्ड डिस्क को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखो, हार्ड डिस्क को एक और मेमोरी भी कहा जाता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, मतलब जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है आपके पास दो टाइप्स की स्टोरेज होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, और एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ये हार्ड डिस्क किसके अंदर आ जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर भी आ जाती है, और हार्ड डिस्क को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। फिर इसके अलावा हमारे पास एक और मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब कि जो डेटा भी आपके रैम के अंदर मौजूद है, तो अगर आपका पावर फेलियर हो जाता है या लाइट वगैरह चली जाती है, तो रैम के अंदर जितना भी डेटा मौजूद होता है वो सारा लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा, आप कोई फाइल कॉपी करते हो, ठीक है, आपने एक फाइल कॉपी की या कोई डेटा कॉपी किया, लेकिन अभी तक आपने उसको पेस्ट नहीं किया, तो कॉपी करने के बाद अगर आपकी लाइट चली जाती है और फिर जब दोबारा लाइट आती है, तो आपके पास पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आपने कॉपी किया था वो डेटा रैम में स्टोर हुआ। ठीक है, और जब रैम में डेटा स्टोर होता है वो वॉलेटाइल मेमोरी कहलाता है। इसका मतलब जैसे आपका अचानक पीसी बंद हो गया या लाइट चली गई, तो क्या होगा, तो वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर, रैम मेमोरी के अंदर जितना भी डेटा होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो देखो,
रैम का दूसरा नाम भी होता है प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है रैम को, ठीक है, मतलब वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है और प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है आपकी रैम मेमोरी को, ठीक है। अब देखो, आप रैम मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी भी कहते हो, टेम्पररी स्टोरेज भी कहते हो, ठीक है। और ये जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, इसको परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है, परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो लाइट जाने पे लॉस हो जाता है, लेकिन आपके पास हार्ड डिस्क के अंदर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर जितना भी डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है। मतलब जब तक आप उसे खुद डिलीट नहीं करते वो लॉस नहीं होता, ठीक है बेटा। तो देखो, रैम मेमोरी आपके पास यूज में क्यों आती है, ठीक है, मतलब रैम को हम क्यों यूज करते हैं उसकी वजह। भाई देखो, आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, आपके कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशन है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उन सबको जब भी आप रन करते हो तो उनको एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट देने का काम किसका होता है, रैम मेमोरी का होता है, ठीक है। सेम इसी तरह जब भी आप सी शार्प प्रोग्राम बनाते हो और उसे अपनी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करते हो, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया सी शार्प के प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर होते हैं। तो जब भी आप सी शार्प प्रोग्राम को रन करते हो या फिर किसी भी एप्लीकेशन को या कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल है, जब आप उसे रन करते हो तो वो जो आपके पास एप्लीकेशन है उसको एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट कौन देता है, आपकी रैम मेमोरी देती है। इसका मतलब आपने फॉर एग्जांपल VLC मीडिया प्लेयर आपके पास इंस्टॉल्ड है, वो क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। आप उसे जब रन करते हो, ठीक है, मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ VLC, वो होती कहाँ पर है, वो आपकी हार्ड डिस्क में होती है। लेकिन जब आप उसको रन करते हो तो उसको एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट कौन देता है, रैम मेमोरी देती है। सेम उसी तरह जब आप सी शार्प प्रोग्राम बनाते हो, उसको स्टोर करते हो हार्ड डिस्क में, तो जब भी आपका सी शार्प प्रोग्राम रन होता है तो वो कहाँ पे आ जाता है, आपकी रैम मेमोरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। मतलब जब भी आप अपना सी शार्प प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, तो उसको एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट कौन देगा, रैम देगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन रन करता हूं तो वो जो मेरा सी शार्प प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट चाहिए, और एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट उसको कौन देगा, रैम देगा। तो इसका मतलब जब भी मैं रन करता हूं तो मेरा सी शार्प प्रोग्राम कहां पे आ जाता है, मेरी रैम मेमोरी के अंदर आ जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो देखो, होता क्या है कि जब भी आपका प्रोग्राम, सी शार्प प्रोग्राम जब भी रैम मेमोरी के अंदर आ जाता है, इसका मतलब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट के अंदर है, रनिंग स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो होता क्या है, आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, ठीक है, उस प्रोग्राम के अंदर कुछ लॉजिक्स लिखी हुई थी, कुछ कैलकुलेशन वगैरह थी, वो एग्जीक्यूट हुई, और उसके बाद आपका सी शार्प प्रोग्राम क्या हो गया, बंद हो गया। तो जब सी शार्प प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जब वो बंद होता है तो उसकी मेमोरी रैम मेमोरी से डिलीट कर दी जाती है, डिस्कार्ड कर दी जाती है। मतलब जो भी आपने सी शार्प प्रोग्राम रन किया था तो जब तक वो रन हो रहा था वो रैम मेमोरी के अंदर था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका सी शार्प प्रोग्राम ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दी, अपनी एग्जीक्यूशन बंद कर दी, तो वो रैम मेमोरी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है। इसका मतलब आपके सी शार्प प्रोग्राम के अंदर, आपके सी शार्प प्रोग्राम के अंदर जब आपका सी शार्प प्रोग्राम हार्ड डिस्क में था तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स थे, मेथड्स थे, उसको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई थी। मेमोरी एलोकेट कब होती है, जब आपका सी शार्प प्रोग्राम रैम के अंदर आता है। मतलब आपके सी शार्प प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन सबको मेमोरी कहाँ पे मिलती है, जब वो रैम में आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब जब भी आप अपना सी शार्प प्रोग्राम रन करते हो तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको लाजमी हार्ड डिस्क से उठा के, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से उठा के कहाँ पे लाना पड़ता है, रैम के अंदर लाना पड़ता है, तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म कर देता है तो आपका प्रोग्राम रैम मेमोरी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो मेरा सी शार्प प्रोग्राम है, ठीक है, ये जाहिर बात है कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करके देगा हमें, ठीक है, कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करके देगा। लेकिन जैसे ही उसका आउटपुट हमें मिलता है तो उसके बाद हमारा ये जो सी शार्प का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, ठीक है, मतलब उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है, इसका मतलब कि वो रैम मेमोरी से क्या हो जाता है, बिल्कुल रिमूव हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि मेरा डेटा जितना भी
सी शार्प प्रोग्राम रैम मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है और उसका जितना भी आउटपुट है वो मुझे अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर करवाना है, अपनी परमानेंट स्टोरेज के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाना है। क्योंकि देखो जब भी मेरा सी शार्प प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो जो भी आउटपुट हमें रिटर्न करेगा तो वो आउटपुट भी हमारे प्रोग्राम के साथ खत्म हो जाता है। उस आउटपुट को मैं कहीं परमानेंटली स्टोर नहीं करवा पाता। क्यों? क्योंकि वो रैम में होता है और रैम जैसे ही हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म होती है तो रैम उसके लिए जितनी भी मेमोरी एलोकेट हुई होती है उस प्रोग्राम के लिए वो सारी रिमूव हो जाती है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो मेरा सी शार्प प्रोग्राम है ये जो भी हमें आउटपुट जनरेट करता है या कोई भी काम जो हम इसमें परफॉर्म करवाते हैं वो मुझे परमानेंटली स्टोर करवाना है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि हमारे सी शार्प प्रोग्राम का जितना भी आउटपुट है वो किसी फाइल्स के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर हो जाए, वर्ड फाइल के अंदर स्टोर हो जाए। तो जब मेरे पास वो टेक्स्ट फाइल, फॉर एग्जांपल मैं नोटपैड की बात करूंगा क्योंकि मोस्टली हम नोटपैड के अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं। ठीक है, जो हम फाइल हैंडलिंग करते हैं वो मोस्टली नोटपैड की फाइल्स के साथ करते हैं, टीएक्सटी फाइल्स के साथ करते हैं। इसका मतलब मैं चाह रहा हूं कि मेरा सी शार्प प्रोग्राम जब बंद होगा तो उसका जितना भी आउटपुट है वो मुझे परमानेंटली किसी फाइल के अंदर स्टोर करवाना है और उस फाइल को मैंने अपनी परमानेंट स्टोरेज के अंदर मतलब हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, इसका मतलब मेरा जितना भी आउटपुट है, ठीक है, उसको मैं रैम के बजाय कहां पे जाके स्टोर कर दूंगा, उसको मैं स्टोर कर दूंगा अपनी परमानेंट स्टोरेज के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, और ये जितना भी आउटपुट होगा वो सारा किस फॉर्म के अंदर होगा, हमारी फाइल्स के अंदर होगा और फाइल्स हमारी कहां पे स्टोर हो जाएंगी, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो अगर मुझे अपने सी शार्प प्रोग्राम के अंदर, इसका मतलब मुझे अपने सी शार्प प्रोग्राम के अंदर जो भी उसका आउटपुट है अगर वो फाइल्स के अंदर स्टोर करके अगर मैं उसे अपनी हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंट स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाना चाह रहा हूं तो इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट यूज करता हूं फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, फाइल हैंडलिंग का मतलब कि जितना भी आउटपुट जो हमारे पास जनरेट हो रहा है उसके लिए मैं कुछ फाइल्स क्रिएट करूंगा और उस फाइल्स को मैं परमानेंटली स्टोर करवा दूंगा अपने हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, तो ये होता है बेसिकली, मतलब ये मकसद होता है फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, फाइल हैंडलिंग को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि फाइल किसे कहते हैं। भाई देखो, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ डिस्क। इसका मतलब फाइल क्या होती है, फाइल के अंदर कोई कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, तो तभी फाइल को क्या कहा जा रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा। और वो फाइल स्टोर कहाँ पे होती है, किसी डिस्क में स्टोर होती है, मतलब हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में या ई ड्राइव में स्टोर होती है। और वो जो फाइल होती है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक है, मतलब हर फाइल एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, वो हमारी किसी हार्ड डिस्क के अंदर, किसी ड्राइव के अंदर स्टोर होता है। तो हर फाइल के पास दो चीजें लाजमी होती हैं, एक तो उसका कोई स्पेसिफिक नेम, ठीक है, और दूसरा उसका डायरेक्टरी पाथ, मतलब जहां पे वो फाइल हमारी रखी हुई है उसका पाथ। दो चीजें होती है, कौन कौन सी, पहली चीज होती है नेम। अब नेम मैं किसे कह रहा हूं, जिस तरह हमारी फाइल का नाम है abc.txt, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास फाइल का स्पेसिफिक नेम हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, डायरेक्टरी पाथ होता है। अब डायरेक्टरी पाथ में किसे कह रहा हूं, ये वाली जो फाइल है ये फाइल कहां पे मौजूद है। सपोज करो कि ये फाइल सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आदिल का फोल्डर है, आदिल के फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल मौजूद है जिसका क्या नाम है, abc.txt। तो आपकी जो भी फाइल होती है उसके पास दो चीजें होती हैं, एक तो उसका नाम और उसका डायरेक्टरी पाथ। और इस चीज को, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसको मैं कह रहा हूं डायरेक्टरी पाथ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल नोटपैड फाइल्स, मतलब फाइल्स कौन कौन सी होती हैं आपके पास। अगर मैं फिजिकल फाइल्स की बात करूं तो नोटपैड की फाइल्स होती हैं जिनकी एक्सटेंशन, जिनकी टाइप txt होती है। वर्ड फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिनकी एक्सटेंशन .docs होती है। फिर वर्डपैड की फाइल्स होती हैं जिसकी एक्सटेंशन .rtf होती है। ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे किस्म की आपके पास फाइल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन हम सी शार्प के अंदर जो फाइल हैंडलिंग करते हैं वो मोस्टली नोटपैड की फाइल्स के साथ करते हैं, txt फाइल्स के साथ करते हैं। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो, फाइल को अब हमने समझ लिया, अब आते हैं फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखो, फाइल हैंडलिंग अलाउज टू स्टोर रिट्रीव डेटा ऑन परमानेंट स्टोरेज, मतलब
फाइल हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है हम क्यों यूज करते हैं, ताकि जितनी भी हमारा प्रोग्राम का जो भी डेटा है वो हम अपनी फाइल्स के अंदर स्टोर कर सकें, ठीक है, और उनका डेटा रिट्रीव कर सकें कहाँ से, हमारी परमानेंट स्टोरेज से। क्योंकि मैंने क्या बताया, जितनी भी फाइल्स होती हैं वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, परमानेंट स्टोरेज के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो अगर हमें फाइल्स को क्रिएट करना है, उसमें से डेटा रिट्रीव करना है, और ये सारा काम कहाँ से करना है, परमानेंट स्टोरेज में से, हार्ड डिस्क में से, तो तब हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग का, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे देखो सबसे लास्ट पॉइंट, फाइल्स एंड इट्स डेटा कैन बी हैंडल्ड प्रोग्रामेटिकली। इसका मतलब C# को यूज करके हम फाइल और उस फाइल के अंदर जितना भी डेटा होता है उसको हम हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। इसका मतलब C# ने हमें कुछ क्लासेस प्रोवाइड की हैं, कुछ क्लासेस हैं, कुछ नेम स्पेसेस हैं, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिसको यूज करके हम फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट C# के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब देखो, C# आपके पास एक ऐसी वर्सेटाइल लैंग्वेज है जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बैक एंड में भी हम C# यूज करते हैं। जिस तरह अगर मैं WinForms की बात करूं तो उसके बैक एंड में भी C# यूज होती है, ठीक है। फिर अगर आप चले जाओ ASP.NET में या MVC में या ASP.NET Core में, इन सब के पीछे बैक एंड लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, C# यूज होती है। तो इसका मतलब जहां जहां C# यूज होती है वहां वहां मैं क्या कर सकता हूं, फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकता हूं, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हैं वो C# के अंदर गिवन है और उनको यूज करके मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर सकता हूं, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे देखो, व्हेन अ फाइल इज ओपन, मतलब जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं रीडिंग के लिए या उसके अंदर राइटिंग के लिए, इट बिकम्स अ स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो ये बहुत समझने वाला पॉइंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है, हम फाइल को ओपन कहाँ करते हैं, अपने C# प्रोग्राम के अंदर ओपन करते हैं। क्यों ओपन करते हैं, या तो हमें उसके अंदर से फाइल में से डेटा रीड करवाना होता है और अपनी C# एप्लीकेशन में रिटर्न करवाना होता है, या फिर अपनी C# एप्लीकेशन का डेटा हमें राइट करवाना होता है उस फाइल के अंदर। तो देखो, जब भी हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं रीडिंग के लिए या राइटिंग के लिए, तो वो एक स्ट्रीम बन जाती है, ठीक है। मतलब जब भी मैं अपनी फाइल को ओपन करूंगा तो वो एक स्ट्रीम बन जाती है। अब स्ट्रीम का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो, द स्ट्रीम इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ बाइट्स पासिंग थ्रू द कम्युनिकेशन पाथ, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रीम किसे मैं कह रहा हूँ, स्ट्रीम में कह रहा हूँ कुछ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती हैं जो कि एक कम्युनिकेशन पाथ के थ्रू पास हो रही होती है। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि हार्ड डिस्क से लेके रैम तक हमारे पास डेटा क्या होता है, पास होता है, ठीक है, मतलब उसकी कम्युनिकेशन होती है। तो जब भी हम अपनी फाइल ओपन करते हैं तो वो एक स्ट्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और स्ट्रीम क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती है, ठीक है। मतलब कुछ बाइट्स होती हैं जो कि हार्ड डिस्क से लेके रैम तक और रैम से लेके हार्ड डिस्क तक क्या हो रही होती है, पास हो रही होती है, मूव हो रही होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, देयर आर टू मेन स्ट्रीम्स, द इनपुट स्ट्रीम एंड द आउटपुट स्ट्रीम। इसका मतलब अगर आप अपनी फाइल को ओपन कर रहे हो रीड पर्पस के लिए, रीडिंग के लिए, तो तब वहां पे जो हम स्ट्रीम यूज करते हैं वो कौन सी स्ट्रीम होती है, इनपुट स्ट्रीम होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी फाइल ओपन कर रहा हूँ उसके अंदर कुछ भी राइट करने के लिए, तो वहां पे जो स्ट्रीम काम करेगी उसको हम कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। इसका मतलब आपके पास दो टाइप्स की स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट हम यूज करते हैं रीडिंग के लिए, आउटपुट हम यूज करते हैं राइटिंग के लिए, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, द इनपुट स्ट्रीम यूज फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, मतलब रीड ऑपरेशन, मतलब अगर मुझे अपने फाइल से कोई डेटा रीड करना है, मतलब मेरी फाइल के अंदर पहले से कोई डेटा मौजूद है, तो अगर मुझे उसके अंदर से डेटा रीड करना है तो इनपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम के लिए भी कुछ क्लासेस मौजूद है C# के अंदर। फिर सेम इसी तरह आउटपुट स्ट्रीम हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें अपनी फाइल के अंदर कुछ राइट करना हो, मतलब राइट ऑपरेशन करना हो, तो उसके लिए भी आउटपुट स्ट्रीम हम यूज करते हैं। और आउटपुट स्ट्रीम के लिए भी हमारे पास C# के अंदर कुछ क्लासेस गिवन है, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके। फिर देखो, द .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ फ्यू बेसिक क्लासेस फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग टू फाइल्स ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज एंड फॉर रिट्रीविंग फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन। इसका मतलब C# को हम .NET लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि C# आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितना भी कोड यूज करता है, क्लासेस यूज करता है, इंटरफेसेस यूज करता है, वो सारे कहाँ से आ रहे होते हैं, .NET फ्रेमवर्क से आ रहे होते हैं। क्योंकि C# को C# .NET लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि C# जितना भी आपके पास कोड यूज करता है वो कौन सी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है,
.NET फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। इसका मतलब अगर आपको फाइल हैंडलिंग करनी है तो .NET फ्रेमवर्क आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी फाइल के साथ मतलब अपनी फाइल को क्रिएट कर सको, रीड कर सको, उसके अंदर डेटा राइट कर सको, ठीक है। और ये सारा डेटा स्टोर कहाँ पे होता है? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में, मतलब हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। एंड फॉर रिट्रीविंग फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब अगर आपको अपनी फाइल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंट स्टोरेज के अंदर स्टोर है, तो उसके लिए भी .NET फ्रेमवर्क आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने क्या कहा कि .NET फ्रेमवर्क आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप अपने फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करते हो। तो देखो ये जितनी भी क्लासेस हैं ये होती कहां पर है? देखो दे आर लोकेटेड इन द system.io नेम स्पेस। हमारे पास एक नेम स्पेस है जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद है और वो नेम स्पेस कौन सा है? system.io। और इसी के अंदर आपके पास सारी क्लासेस मौजूद हैं जो आप फाइल हैंडलिंग के लिए यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है दे आर लोकेटेड इन द system.io नेम स्पेस एंड यूज इन बोथ डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन, ठीक है। वही बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था, मतलब फाइल हैंडलिंग मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर भी कर सकता हूं, मतलब विनफॉर्म एप्लीकेशन के अंदर भी कर सकता हूं, और फाइल हैंडलिंग मैं अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर भी कर सकता हूं, चाहे ASP.NET हो, ASP.NET MVC हो। क्यों? क्योंकि उनके बैक एंड में भी लैंग्वेज यूज हो रही है C#, और C# चूंकि .NET फ्रेमवर्क के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो .NET फ्रेमवर्क हमें एक नेम स्पेस प्रोवाइड करता है जिसका क्या नाम है? system.io। और इस नेम स्पेस के अंदर सारी वो क्लासेस मौजूद हैं जो फाइल हैंडलिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो अब चाहे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में फाइल हैंडलिंग करो या वेब एप्लीकेशन में फाइल हैंडलिंग करो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाता है फाइल हैंडलिंग का, तो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर भी फाइल हैंडलिंग कर सकते हो और वेब एप्लीकेशंस के अंदर भी फाइल हैंडलिंग कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? क्लासेस यूज्ड इन फाइल हैंडलिंग इन C#, मतलब आपको क्लासेस यूज करके फाइल हैंडलिंग इंप्लीमेंट करनी है अपनी एप्लीकेशन में। तो वो कौन कौन सी क्लासेस हैं जो हमें फाइल हैंडलिंग के अंदर यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो फाइल स्ट्रीम, ठीक है, बाइनरी रीडर, बाइनरी राइटर, स्ट्रीम रीडर, स्ट्रीम राइटर, देख रहे हो, स्ट्रिंग रीडर, स्ट्रिंग राइटर, डायरेक्टरी इन्फो, फाइल इन्फो, ये सारी वो क्लासेस हैं जो कि हम फाइल हैंडलिंग के अंदर यूज करते हैं। और हर क्लास का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है। तो ये सारी क्लासेस हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर यूज करेंगे अपने फाइल हैंडलिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए। और ये जितनी भी क्लासेस हैं ये कहाँ पे मौजूद है? देखो यहाँ पे एक नोट है छोटा सा, दीज ऑल क्लासेस आर प्रेजेंट इन system.io नेम स्पेस। इसका मतलब जब भी आपको फाइल हैंडलिंग के साथ काम करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि ये जो आपके पास नेम स्पेस है ये आपके पास इंक्लूड होना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन के अंदर। फिर देखो दिस नेम स्पेस इज यूज फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस विद फाइल्स, ठीक है, मतलब यही नेम स्पेस आपको ये सारी क्लासेस प्रोवाइड करता है और इन्हीं क्लासेस की मदद से आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो किसके साथ? अपनी फाइल्स के साथ, ठीक है बेटा। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारे पास किसका? फाइल हैंडलिंग का। तो अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम फाइल हैंडलिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर फाइल हैंडलिंग इन C#। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।